होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई किए, अटेम्प्ट किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 ml of 1 millimolar surfactant। सर्फेक्टेंट्स बेसिकली सरफेस पर एक्शन करने वाले सॉल्यूट्स के लिए वर्ड यूज में आ रहा है। सोप्स, डिटर्जेंट्स, इन सबको सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है। फॉर्म्स अ मोनोलेयर कवरिंग 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ पोलर सबस्ट्रेट। पोलर सबस्ट्रेट की तरफ आप जानते हैं सोप का पोलर हेड ओरिएंट होगा, और नॉन पोलर सबस्ट्रेट्स की तरफ उसका नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट ओरिएंट होता है। If the polar head is approximated as cube, what is its edge length? पोलर हेड की एज लेंथ फाइंड करने को बोल रहा है। किस तरह से करें क्वेश्चन? यहाँ पर 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है। एक पोलर सबस्ट्रेट के ऊपर, और अपने पास सरफेक्टेंट के इतने पार्टिकल्स हैं, ये मोलैरिटी और वॉल्यूम अपन को दिया हुआ है। इसकी मदद से अपन उसके मोल्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 1 into 10 to the power minus 3 molar into 10 ml, तो ये 10 to the power minus 2 मिलीमोल्स हो जाएंगे। और इसको अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 6 into 10 to the power 23 से, तो ध्यान रहे ये मिलीमोल्स हैं, तो 10 to the power minus 5 मोल्स हैं इफेक्टिवली। तो ये 6 into 10 to the power 18 सरफेक्टेंट पार्टिकल्स हो जाएंगे। और इतने सरफेक्टेंट पार्टिकल्स के हेड्स जो हैं वो इतना एरिया कवर कर रहे हैं, और इतना एरिया कवर करते समय वो यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में आ रहे होंगे, क्योंकि पोलर हेड को वो क्यूब की तरह अप्रोक्सीमेट कर रहा है। तो इस एरिया के ऊपर जब वो क्यूब रखा जाएगा तो उस क्यूब का स्क्वायर बेस यहाँ पर आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे स्क्वायर बेसिस से मिलकर पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो दिमाग लगाओ, अगर मुझे नंबर ऑफ सरफेक्टेंट पार्टिकल्स पता हो और टोटल एरिया टू बी कवर्ड पता हो, तो एक जो स्क्वायर है उसका क्या एरिया होगा वो अपन फाइंड कर सकते हैं। एक स्क्वायर का एरिया अगर ए स्क्वायर है, तो ऐसे 6 into 10 to the power 18 स्क्वायर्स मिलकर ये पूरा एरिया कवर करेंगे, जो कि 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मैं ये नंबर दूसरी साइड ले जाऊं तो ये 0.04 into 10 to the power 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर रूट लेने पर ये 0.2 into 10 to the power -9 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर 2 into 10 to the power -12 मीटर्स, जिसको अपन 2 पिकोमीटर भी बोल सकते हैं। तो जो 2 पिकोमीटर है वो स्क्वायर की एज लेंथ है, और वो एसेंशियली क्यूब की भी एज लेंथ होगी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 2 पिकोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिसाइड करना है। अगर आप डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो आप इनके कॉन्जुगेट एसिड्स के बारे में सोचकर डिसीजन ले सकते हैं। कॉन्जुगेट एसिड जितना वीक होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। इन सब के कॉन्जुगेट एसिड्स अगर देखें तो OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड है H2O, NH2 माइनस के लिए NH3, इस तरह से होंगे। ठीक है। ये सब जो एसिड्स हैं, अगर इनको एसिड माना जाए तो ये सब वाटर से वीकर एसिड्स हैं। वाटर इन सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, और अगर वाटर इन सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है तो OH माइनस इन सब में वीकेस्ट बेस होगा। OH माइनस शुड बी द वीकेस्ट बेस। ठीक है। नॉर्मली कार्बन पर ये जो एल्केन्स हैं ये तो बिल्कुल भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। इनफैक्ट थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। वाटर तो यहाँ पर वीकेस्ट एसिड है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर
ये टर्मिनल एल्काइन आएगा, टर्मिनल एल्काइंस थोड़े से एसिडिक हो जाते हैं, और फिर अमोनिया आएगा, फिर ये इथेन। इथेन्स में तो एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं होता, किसी भी नजरिए से वो प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखते, ना तो उनके बॉन्ड्स पोलर हैं, ना कोई नेगेटिव चार्ज पर स्टेबलाइजेशन आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये वीकेस्ट एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये जो इथेनाइड आयन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए, बस ये वाला फैक्ट, और OH माइनस का इनमें से वीकेस्ट बेस होना, ये वाला फैक्ट अगर अपन ये दो फैक्ट्स भी जानते हो तो अपन ऑर्डर मार्क कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है, टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक जरूर होते हैं लेकिन वो फिर भी वाटर से वीकर एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस उनको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने ये रिएक्शन तो पढ़ी ही होगी, टर्मिनल एल्काइन के ऊपर जब NaNH2 की रिएक्शन करवाते हैं तो इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, और आप जानते हो रिएक्शन हमेशा वीकर एसिड और वीकर बेस की तरफ फ्लो करती है, फेवर होती है। इसका मतलब एसिटाइलिन स्ट्रॉन्गर एसिड है अमोनिया से, और NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है एल्काइनाइड आयन से, इथाइनाइड आयन से, ये वीकर बेस है। स्ट्रॉन्गर एसिड एंड स्ट्रॉन्गर बेस रिएक्ट टू फॉर्म वीकर एसिड एंड वीकर बेस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई कर लीजिए। स्टार्टिंग सबस्ट्रेट कायरल है, एक ही पर्टिकुलर एनैंशियोमर लिया है। ठीक है, एनैंशियोमेरिकली प्योर, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर। ये एसेंशियली फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन वाली रिएक्शन है। कितनी साइट्स पर हैलोजिनेशन हो सकता है ये देखें, यहाँ पर हो सकता है, जहां जहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल है वहां वहां पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है। ये सारी डिस्टिंक्ट साइट्स हैं हैलोजिनेशन करवाने के लिए। ठीक है, नीचे से ऊपर वाली साइट्स की तरफ चलते हैं। अगर 1 नंबर के कार्बन पर अपन हैलोजिनेशन करें तो कोई नया कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा, और ओरिजिनल स्टीरियो केमिस्ट्री भी डिस्टर्ब नहीं होगी। मतलब हमें एक पर्टिकुलर एनैंशियोमर मिलेगा, ऑप्टिकली प्योर सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, फिर अगर अपन यहाँ पर ब्रोमिनेशन कर दें, फ्री रेडिकल बना के ब्रोमिनेशन कर दें, तब तो कायरल सेंटर गायब हो जाएगा, तब ये अकायरल हो जाएगा। ये कायरल है। ऊपर वाले कार्बन पर चलें, थर्ड नंबर के कार्बन पर, उस पर अगर ब्रोमिनेशन करते हैं तो वो ब्रोमिनेशन अगेन फ्री रेडिकल बनने के बाद दो ओरिएंटेशंस में होना पॉसिबल है। ऊपर ब्रोमिनेशन करने से फिर से कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, और जो ब्रोमीन लगेगा वो इस तरह से भी लग सकता है और इस तरह से भी लग सकता है। ओरिजिनल कायरल सेंटर पर ओरिएंटेशंस अफेक्ट नहीं होंगे, पर नए कायरल सेंटर पर दोनों तरफ से ग्रुप्स लगेंगे, क्योंकि वो फ्री रेडिकल है ना, प्लेनर है, तो नया रेडिकल किसी भी साइड से लग सकता है। CH2 CH3 CH2 CH3, ये जो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे इनको आप आपस में क्या बोलोगे, इनमें क्या रिलेशन है? डायस्टीरियोमर्स। ये डायस्टीरियोमर्स हैं, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। उसके भी ऊपर वाले कार्बन पर अगर अपन चलें, उससे भी ऊपर वाले कार्बन पर तो उसमें ब्रोमिनेशन करने से एक मीजो कंपाउंड भी बन सकता है और एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी बन सकता है, क्योंकि जो ब्रोमीन लगेगा वो दोनों तरफ से लगेगा, प्लेन के ऊपर से भी और नीचे से भी, फ्री रेडिकल बनने के बाद। Hence we will get these two products.
नीचे वाले कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहेगा। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल आपको मीजो कंपाउंड मीजो लग रहा है? फर्स्ट वाला मीजो है, लेकिन सेकंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर है। और अगर अपन इसके भी ऊपर वाली साइट पर ब्रोमिनेशन करने जाएं तो फिर से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहेगा और ये प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस तरह से प्रोडक्ट्स बनाना आपको समझ में आ रहा है क्या? नीचे से ऊपर तक सारे पोजीशंस पर अपन ने ब्रोमिनेशन किया, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट्स कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7, but not all are optically active. Out of them, 2 are achiral. Meso compound is also achiral. 5 are optically active. So the answer would be 5. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला दे रखा है। हाइड्रोजन से इसको रिड्यूस करके मेटल और वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। इतने ग्राम मेटल ऑक्साइड अगर रहे तो 6 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट रिडक्शन के लिए। मेटल का एटॉमिक वेट क्या होगा? ट्राई करिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। सो दिस इज बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन की रिएक्शन लिखी, मेटल ऑब्टेन हो रहा है, वाटर ऑब्टेन हो रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सोचिए, इधर 2Z, इधर 3H2O और इधर भी 3। रिएक्शन बैलेंस हो गई। 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन चाहिए होता है कंप्लीट रिडक्शन के लिए। 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन में 3 मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 से डिवाइड करने पर। 3 मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन and 3 millimoles of hydrogen यूज करके सर 3 क्यों होंगे? 2 होंगे सर, 2 होंगे ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 ग्राम्स पर मोल। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलीमोल्स ही तो आएगा। 3 मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने मिलीमोल Z2O3 कंज्यूम करेगा? 1 मिलीमोल Z2O3। और 1 मिलीमोल Z2O3 का ही मास इतना होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब 159.6 मिलीग्राम्स होना चाहिए। इसका मतलब एक मोल का मास 159.6 ग्राम्स। वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ Z2O3, अगर 1 मिलीमोल का मास इतना है तो 1 मोल का मास 159.6 ग्राम्स होगा और वन फॉर्मूला यूनिट का मास 159.6 AMU होगा। तो क्या आप Z का एटॉमिक वेट भी फाइंड हो सकता है? 2 यूनिट्स ऑफ Z, 3 ऑक्सीजन एटम्स collectively weigh 159.6। देखो ये कितना आ रहा है, 48 सब्ट्रैक्ट किया तो 111.6। Z की वैल्यू आ रही है 55.8। ठीक है, ये आयरन एटम है मोस्ट प्रोबेबली, और ये जो ऑक्साइड था ये भी फेरिक ऑक्साइड है। यहाँ से अपन को जज हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने कर लिया था इसको? होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following is more basic than aniline? एनिलीन से ज्यादा बेसिक कौन है? इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक तो डाइफिनाइल अमीन है। क्या डाइफिनाइल अमीन एनिलीन से स्ट्रॉन्गर बेस है? अगर ये स्ट्रॉन्गर होना होगा फिर तो ट्राइफिनाइल अमीन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता। ये सब तो वीकर बेसिस हैं। क्यों है वीकर बेसिस? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, नाइट्रोजन पर उसकी अवेलेबिलिटी कम है, एनिलीन से भी ज्यादा कम।
पैरानाइट्रोएनिलीन भी सेम रीजन से वीकर बेस है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन तक घूमकर आ सकता है। यहाँ से डिलोकलाइज कराएंगे तो ये ऑक्सीजन तक पहुंच जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तक, और इससे फिर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। बेंजाइल अमीन में इस तरह का डीलोकलाइजेशन नहीं है, विद इन द रिंग डीलोकलाइजेशन है, पर नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये मच स्ट्रॉन्गर बेस होगा इन तीनों से और एनिलीन से भी, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। एक गैल्वेनिक सेल है, कुछ समय तक चलने के बाद इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन इसमें अभी फिलहाल 3 मोलल है, मोलैलिटी दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम, आफ्टर रनिंग द सेल फॉर सम टाइम, इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस फिलहाल HCl की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 3 मोलल HCl इज अबाउट 240 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज अबाउट दिस मच। K भी दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोलाइट का एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। वैसे तो HCl के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो HCl का कितना परसेंट डिसोसिएशन आप अज्यूम करते एक्वस मीडियम में? 100%। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैन हॉफ फैक्टर 2 होता, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में भी वैन हॉफ फैक्टर 2 होगा? नो सर, अल्फा कैलकुलेट करेंगे। नहीं, यहाँ पर अपन को मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसी पर्पज से दी हुई है कि यहाँ से अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करें, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, 240 अपॉन 420, यूनिट्स ऊपर नीचे कैंसिल हो ही रही हैं, फिर आप फर्दर कैंसिलेशंस करिए, आई थिंक ये 6 से भी कैंसिल होंगे, 10 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 4/7 हो जाएगा। HCl के लिए वैन हॉफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 11/7। वैन हॉफ फैक्टर आ गया, तो फिर अपन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं, I टाइम्स KB टाइम्स m, 11/7 टाइम्स 0.52 टाइम्स 3, ठीक है, 33 बन जाएगा ये। 52 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 156, एक बार और किया तो 156, 171 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 17.16/7। तो देखिए ये कितना आता है, 2.45 केल्विन या डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही होते हैं। डियोन फाइंड करिए वैल्यू। यस सर। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? 373.15 में ये चीज ऐड कर देंगे, 2.45, अब ये कितना हो जाएगा? 375.6, 375.6 which is the first option। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, निकल का एक्वा सॉल्यूशन जो होता है उसमें इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, निकल कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होता है। जब अमोनिया ऐड कर दिया जाएगा इसमें तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का? सोचिए, क्वेश्चन ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगी तो वाटर शायद डिस्प्लेस हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड आकर जुड़ जाएगा। इस तरह की रिएक्शंस भी हो जाती हैं, लिगेंड्स एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं कई बार, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ऐसा करने से मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए। तो ध्यान रहे, निकल 2+ एक D8 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। D7, D8, D9, D10 ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनमें लिगेंड कोई सा भी रहे,
हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही करना पड़ता है। अगर अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी सोचें तो D8 कॉम्प्लेक्स में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने की गुंजाइश बनती ही नहीं है। 2 d ऑर्बिटल्स आप एम्प्टी करवा ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड, निकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? sp3d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो बचेंगे ही। मैग्नेटिक मोमेंट विल रिमेन द सेम, थर्ड ऑप्शन। 8th क्वेश्चन, डिसीजन लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, E0 वैल्यूज गिवन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला और खुद रिड्यूस होने वाला, और ये सब रिडक्शन की ही टेंडेंसीज हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, रिडक्शन की टेंडेंसीज बताते हैं। Which of these species is most willing to get reduced? peroxo disulfate। Right, S2O8 minus सबसे आसानी से reduce होगा। It is the strongest oxidizing agent out of these. ठीक है, just on the basis of these values. चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ संगम बोलो। सर जो 9th क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ। सर ये जो निकेल NH3 वाला जो कॉम्प्लेक्स था उसमें 3D8 में तो हमने पेयरिंग करवा दी। हाँ फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा था कि हमने इसमें D8 की तो पेयरिंग करवा दी। D8 की पेयरिंग कहाँ करवाई है? चलो D8 की पेयरिंग करवा भी दो अगर। हाँ तो मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि इसमें फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे रह गए, तो ये दोनों भी पेयर हो जाने चाहिए NH3 के सामने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। अगर पेयर हो जाएंगे तो क्या आप D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा पाओगे? पेयरिंग जो करवाते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए करवाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए करवाते हैं। अगर आप ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कर भी दोगे तो क्या यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा? सर हाइब्रिडाइजेशन तो पेयरिंग के बाद में डिसाइड होता है ना नॉर्मली। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन अपन को पहले सोचना पड़ता है कि कौन सा करवाएंगे, अकॉर्डिंगली फिर अपन पेयरिंग कराते हैं। पेयरिंग कराने में भी तो एनर्जी लगती है, अननेसेसरीली पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाना पॉसिबल होगा तो पेयरिंग करवाएंगे, अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाना पॉसिबल नहीं है तो फिर पेयरिंग नहीं करवाएंगे। पेयरिंग करवाने में भी तो एनर्जी लगती है। ओके, वो कोबाल्ट के सामने पेयरिंग करवाते हैं, निकल में नहीं करवा। यस सर। कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा कि पेयरिंग करवाएंगे या नहीं। अगर आप इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी सोचना चाहें तो H2O अगर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगी तो चौथा पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाएगा, फिर छठा सातवां आठवां इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएगा। और अमोनिया में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो पहले अपन पेयरिंग करवा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ओवरऑल जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होगा उसमें दोनों ही जगह 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट प्रिडिक्ट करने में वैसे तो वीवी थ्योरी भी मोस्टली सक्सेसफुल है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल है। D7 कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वीवी थ्योरी में थोड़ा मिसमैच हो सकता है। खैर ये तो D8 कॉम्प्लेक्स है, दोनों जगह से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। 9th question, not a correct method for the preparation of benzylamine from cyanobenzene. बेंजाइलामीन ये है, ये बेंजाइल ग्रुप है, उस पर अमीन, और साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल एक ही चीज होती है, इसे साइनोबेंजीन। Which of the methods is not appropriate? HCl H2O करने से क्या होगा? हाइड्रेशन हो जाएगा, और हाइड्रेशन होकर ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद
NaBH4 NaBH4 से भी एक्चुअली इसका रिडक्शन नहीं होगा. NaBH4 won't be able to reduce it. No reaction as such. बेंजाइलामीन यहां से भी नहीं बनेगा. LiAlH4 अगर अपन यूज करें, LiAlH4 उसके बाद हाइड्रोलिसिस तो करते ही हैं LiAlH4 यूज करने के बाद, चाहे लिखें या ना लिखें. इससे तो ये बेंजाइलामीन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. B जो है वो वर्क करेगा. SnCl to HCl, ये मेथड क्या करता है? SnCl to HCl से तो अपन बेंजल्डिहाइड बनाते हैं. आई थिंक इसको स्टीफन्स रिएक्शन बोलते हैं, यही नाम होता है इसका, स्टीफन्स रिएक्शन. फिर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एल्डिहाइड्स को तो रिड्यूस कर देता है. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए ही इसका मेन यूज है. ये LiLH4 के मुकाबले लेस रिएक्टिव है, लेस एक्सपेंसिव है. एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए ये सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए नहीं. ज्यादा रिडक्शन नहीं हो पाएगा. नो अप्रिशिएबल रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स. और H2 निकल भी यूज कर सकते हैं. H2 निकल भी साइनाइड्स को रिड्यूस कर देगा. CH2NH2. तो इसमें सही ऑप्शन जो करेक्ट रूट नहीं है वो A है. ठीक है. लेकिन सी से भी तो नहीं बनाना. C से नहीं बनेगा. C से SnCl to HCl के बाद बेंजल्डिहाइड बन रहा है ना. ओह ओके ओके. NHBH4 से CH2OH बन रहा है. हाँ, C से भी नहीं बन रहा है. आंसर क्या गिवन है? एनिलीन तो नहीं बन रहा है. एंड का C भी सही है और A भी सही है. मल्टीपल ऑप्शंस होंगे इसके लिए करेक्ट. इसमें थोड़ा सा डिमेरिट है ऑप्शंस में. दोनों दो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे इसके लिए. चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. 10th क्वेश्चन आप लोग रीड करें, ट्राई करें एक बार. ग्राम ऑफ अ गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट 28 है, इसको बर्न कर रहे हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में 298 केल्विन टेम्परेचर पर. कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर का नाम क्या होता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर. बॉम्ब कैलोरीमीटर से वैसे अपन को डेल्टा U की वैल्यू मिलती है हीट से. क्वेश्चन हमसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पूछ रहा है, डेल्टा H की वैल्यू पूछ रहा है एक्चुअली. लेकिन क्वेश्चन में गैस का आइडेंटिटी तो बताया नहीं है, इसलिए अपन डेल्टा U और डेल्टा H को रिलेट नहीं कर पाएंगे. तो जो अपन को हीट मिलेगी उसी को अपन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के तौर पर रिपोर्ट करेंगे ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन. कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 298 से 298.45 केल्विन पर पहुंच गया कंबस्शन प्रोसेस के दौरान. कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी ये है. तो आपको हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ गैस बताना है किलो जूल्स पर मोल में. तो सबसे पहले मोल्स ऑफ गैस फाइंड करें. 3.5 ग्राम्स ऑफ गैस, मोलर मास 28 ग्राम्स पर मोल है. आप देखेंगे ये 1/8 मोल्स हैं. 1/8 मोल्स ऑफ गैस को बर्न करने पर, कंबस्शन करने पर हीट रिलीज हुई है. हीट कितनी रिलीज हुई है वो टेम्परेचर राइज को हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करके मिलेगा. एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको यूज कर रहे हो तो मास भी चाहिए मिक्सचर का या कैलोरीमीटर का. लेकिन हीट कैपेसिटी यूज कर रहे हो तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज चाहिए, C डेल्टा T. 2.5 किलो जूल्स पर केल्विन टाइम्स 0.45 केल्विन. इतनी हीट रिलीज हुई है 1/8 मोल ऑफ गैस के कंबस्शन से. तो 1 मोल ऑफ गैस के कंबस्शन से कितनी हीट रिलीज होती, उसके लिए अपन को स्केलिंग करनी पड़ेगी, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 9 किलो जूल्स आ रहा है. यही इसका डेल्टा U है कंबस्शन का, और इसी को डेल्टा H के तौर पर भी रिपोर्ट करेंगे. वैसे अगर कोई सोचे तो ये 28 मोलर मास वाली गैस मोस्ट प्रोबेबली ईथीन है.
इथीन की बर्निंग की रिएक्शन अगर मैं लिखूं CO2 twice CO2 plus 2H2O liquid, तो इसमें डेल्टा Ng 0 तो नहीं आ रहा है, डेल्टा Ng is not coming out to be 0, तो डेल्टा H और डेल्टा U में थोड़ा फर्क तो रहेगा, पर क्वेश्चन ने गैस की आइडेंटिटी नहीं बताई है, तो अपन 9 ही आंसर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए और अपना आंसर डिसाइड करिए। HI जो है वो प्रोटोनेट करेगा ईथर वाली साइट को। एक्सेस में बोलने का मतलब यही है कि क्वेश्चन चाह रहा है कि अपन दोनों ईथर वाली साइट्स पर क्लीवेज करवाएं, अटैक करवाएं न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन जस्ट आउटसाइड द रिंग लगा हुआ है, इसका बेंजीन रिंग के साथ तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है पहले से ही, तो ये तो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अपन इस वाले कार्बन पर अटैक करेंगे और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो साइनाइड ग्रुप लगाया हुआ है इसको भी लगाने के पीछे कुछ मकसद है, कोई पर्पस है। ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है? विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इस वाले पोजीशन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है। ठीक है, ये 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, देखा जाए तो ये भी 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। आप कौन सी वाली साइट पर आयोडाइड आयन से अटैक करवाना चाहोगे? बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक पोजीशन पर। बेंजाइलिक पोजीशंस वैसे भी SN2 अटैक के लिए ठीक मानी जाती है, हालांकि थोड़ी क्राउडिंग जरूर है, पर साइनाइड ग्रुप की प्रेजेंस वहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रही है। क्वेश्चन शायद यही इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर अपन सब्स्टिट्यूशन करवाएं, वहां पर जाकर आयोडाइड लगेगा। तो कुल मिलाकर आयोडाइड इस वाली पोजीशन पर लगेगा और यहाँ पर OH दिखना चाहिए। अगर अपन सारे ऑप्शंस केयरफुली देखें तो फर्स्ट ऑप्शन सही। सर लेकिन इश्यू सर, हाँ बोलो। तब वहाँ CN लगने के कारण कार्बोकैटायन अनस्टेबल नहीं बन रहा सर? नहीं, कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है ना, ये SN2 रिएक्शन है, SN2 पाथ से हो रही है रिएक्शन। दोनों रिएक्शन SN2 से होगी? दोनों रिएक्शन SN2 से होगी। यहाँ पर जब तक 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकैटायन ना बने या एक मोर स्टेबल बेंजाइल कार्बोकैटायन ना बने, तब तक अपन SN2 पाथ से ही रिएक्शन करवाते हैं। इवन 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप रहता है तो भी अपन कार्बोकैटायन नहीं बनवाते। ठीक है, 12th question, the correct option among the following is colloidal particles in lyophobic salts can be precipitated by electrophoresis। ये सही है क्या? ये तो सही है, स्ट्रेट फ्रॉम द थ्योरी। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में अपन जो चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनको एक इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड पर जाकर डिपॉजिट करवा पाते हैं, वो चार्ज लूज कर जाते हैं और इस तरह से कोएगुलेशन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली सही है। Brownian motion in colloidal solution is faster if the viscosity of the solution is very high। ये तो गलत है, स्लोअर हो जाता है, रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन बढ़ जाने से मूवमेंट स्लोअर हो जाता है। Colloidal medicines are more effective because they have small surface area। Definitely not। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। एलम ऐड करने से वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है। एलम का एक्शन क्या होता है? एलम बेसिकली पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, और ये इम्प्योरिटीज के साथ जो वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको कोएगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, कोएगुलेशन पावर इसमें है, कोएगुलेशन पावर पे भी अपने बात करी थी। ठीक है, 12th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। कमिंग टू द 13th क्वेश्चन, कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होंगे इनके? तो अगर आप इन सबसे फैमिलियर हैं, लिगेंड से फैमिलियर हैं, तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि निकल टेट्रा कार्बोनिल या टेट्रा कार्बोनिल निकल तो डाया मैग्नेटिक होता है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है।
ऐसे ही टेट्रासाइनिडो निकलेट आयन, इसमें भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्या आप जज कर पाते हो? और ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा, D8 है और पेयरिंग हो जाएगी जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसी तरह से पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन वैसे भी क्रिप्टन 4d10 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पैलेडियम प्लैटिनम हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे तो क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? नो सर। नहीं, ये भी डायामैग्नेटिक है। हाँ, ये हेक्सा एक्वा निकल 2+, इसके बारे में अपन ने कुछ देर पहले बात करी, ये पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मोमेंट की देयर वैल्यू से अपन डायरेक्टली मैग्नेटिक मोमेंट भी जज कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट के फ्रंट में जो होल नंबर रहता है ना, उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर 2.83 है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। जिस होल नंबर के पास में ये वैल्यू होती है ना, उससे 1 यूनिट कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 5 के क्लोजर है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। सही है ना? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी सबसे आगे, ए, सी और डी सबके सब डायामैग्नेटिक हैं। Coming to 14th question. To an evacuated vessel with movable piston under external pressure of 1 atmosphere, 0.1 mole of helium and 1 mole of an unknown compound, जिसका वेपर प्रेशर दे रखा है at 0 डिग्री सेल्सियस, इनको इंट्रोड्यूस कर दिया। Considering ideal gas behavior, total volume of the gases at 0 डिग्री सेल्सियस is close to, आपको वॉल्यूम की वैल्यू बतानी है लीटर्स में। चलिए क्वेश्चन की सिचुएशन को समझते हुए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, 0.1 मोल ऑफ हीलियम और एक अननोन कंपाउंड इसमें डाला हुआ है। 1 मोल अननोन कंपाउंड। अननोन कंपाउंड का वेपर प्रेशर 0.68 एटमॉस्फेयर है। तो कृपया बताइए, ये जो अननोन कंपाउंड है ये अभी कौन से फिजिकल स्टेट में होगा? क्या ये बॉयल कर चुका है? बॉयल तो ये तब करता जब इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता? 1 atm 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, 1 एटमॉस्फेयर से कम है। इसका मतलब एक्स जो भी अननोन कंपाउंड है वो अभी लिक्विड स्टेट में है। ऑब्वियसली ऊपर इसके वेपर्स भी प्रेजेंट हैं, लिक्विड के ऊपर हमेशा वेपर्स होते हैं, और इक्विलिब्रियम स्टेट में वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एक्स 0.68 एटमॉस्फेयर है। एक और बात समझ लो, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड बोला हुआ है ना, तो वो 1 मोल सिर्फ गैस का नहीं है, लिक्विड और गैस दोनों मिलाकर 1 मोल है। तो ये मत सोचना कि गैस के मोल्स 1 दे रखे हैं, क्योंकि ये जो अननोन कंपाउंड है ये तो अभी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से कम है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ऊपर वेपर्स भी रहेंगे, लिक्विड और वेपर्स दोनों के मिलाकर 1 मोल है। ठीक है, अब ये पिस्टन रुका हुआ अगर है, मान लो स्टेबल है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो हीलियम कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा होगा? एक्स का पार्शियल वेपर प्रेशर तो दे रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर भी दे रखा है। अगर ये पिस्टन रुकना है, रुका हुआ है, तो हीलियम कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा? 0.32 एटमॉस्फेयर। 0.32 एटमॉस्फेयर। हीलियम के मोल्स अपने पास हैं, टेम्परेचर अपने पास है, प्रेशर अपने पास है। क्या हम यहां से हीलियम का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ हीलियम वुड बी moles of helium times RT by P। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। अच्छा, वॉल्यूम चाहे हीलियम का बोलें या एक्स का बोलें, वॉल्यूम तो सबका बराबर ही है ना, एक्स और हीलियम दोनों सेम ही वॉल्यूम में है ना।
तो अगर मैं हीलियम का वॉल्यूम फाइंड करूंगा तो मुझे ऊपर वाले स्पेस का वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब गैस मिक्सचर का वॉल्यूम मिल जाएगा। बस यही कैलकुलेशन अपन को करनी है। आर टी की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पर 22.4 होती है, याद रखना, एट 0 डिग्री सेल्सियस 22.4 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल। और प्रेशर अपन को हीलियम का पता है 0.32 एटमॉस्फेयर। यहां से एवेल्युएट करके बताओ वॉल्यूम कितना आता है। अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू आपको 7 लीटर्स मिलेगी। करके देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है 7। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप ये इंटरप्रेट नहीं करोगे कि एक्स जो है वो लिक्विड स्टेट में है, तब तक आप उसके खुद के मोल्स 1 मानते रहोगे गैसियस स्टेट के। ध्यान रहे, एक्स गैस के मोल्स 1 मोल नहीं है, गैस और लिक्विड मिलाकर 1 मोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये ट्राई कर लो, ये भी गैसेस से रिलेटेड है। ट्राई इट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। तो इसमें दोनों की बर्निंग हो रही है, मीथेन और एसिटाइलिन की। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम सेम है, एक ही वॉल्यूम में है, मिक्सचर है। टोटल प्रेशर दोनों का 63 टॉर है। तो इसमें से अगर CH4 का प्रेशर x टॉर हो तो C2H2 का प्रेशर 63 माइनस x टॉर हो जाएगा। दोनों गैसेस मिलाकर 63 टॉर प्रेशर लगा रही हैं। CH4 की बर्निंग से जितने मोल्स CH4 के होते हैं उतने ही मोल्स CO2 के बनते हैं। क्या ये कहना सही रहेगा? जितने मोल्स CH4 के हैं उतने ही मोल्स CO2 के बनेंगे, क्या ये कहना सही रहेगा? डेफिनेटली। ऐसे ही जितने मोल्स एसिटाइलिन के हैं उसके मुकाबले CO2 के मोल्स कितने होंगे? इसका जवाब है डबल होंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं, 5 + 1 4 + 1 5, फिर 5/2 आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। अगर ये x टॉर है और ये 63 माइनस x टॉर है तो CO2 कितना बनेगा फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन से? क्या आप बता सकते हैं? प्रेशर के टर्म्स में स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करनी है, क्योंकि CO2 सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पर कलेक्ट किया गया है। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहे तो क्या मोल्स पार्शियल प्रेशर्स के प्रोपोर्शनल होंगे या पार्शियल प्रेशर्स मोल्स के प्रोपोर्शनल होंगे? डेफिनेटली ऐसा होगा। तो ये x टॉर और ये 2 टाइम्स 63 माइनस x टॉर बनेगा। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जगह से आ रहा है। इन दोनों क्वांटिटीज को अगर मैं ऐड कर लूं तो 126 माइनस x मिल जाता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 69 है। x की वैल्यू यहां से मिलेगी, आप फाइंड करिए, 31 + 26 57 टॉर। क्या पार्शियल प्रेशर्स मिलने के बाद मोल फ्रैक्शन फाइंड हो सकता है? क्योंकि जो प्रेशर में फ्रैक्शन होता है वही मोल फ्रैक्शन होता है। तो CH4 का प्रेशर 57 टॉर है और टोटल प्रेशर 63 टॉर था, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? प्रेशर फ्रैक्शन इक्वल्स मोल फ्रैक्शन, ये आ रहा है 19/21, फर्स्ट ऑप्शन। कितने लोगों को मिल गया ये आंसर? कर पाए थे? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। 4 ml HCl solution, pH value 2, 6 ml NaOH solution, pH value 12। फाइनल pH क्या होगा इनको मिक्स करने पर? ट्राई करिए।
सर दोनों के पहले मोल्स कैलकुलेट करके फिर टोटल वॉल्यूम्स डिवाइड करते न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कंसिडर करनी पड़ेगी। pH वैल्यू 2 है तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं? हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻², और वो HCl से ही आ रही है, तो यहाँ से मैं मोल्स ऑफ H3O प्लस फाइंड कर सकता हूँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। मोल्स ऑफ H3O प्लस 4 × 10⁻² मिली मोल्स हो जाएंगे। ऐसे ही सोचो, अगर pH 12 है तो POH कितना हो गया? 2 हो गया। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² मोलर, और मोल्स ऑफ OH माइनस कितने हो जाएंगे? अगेन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके 6 × 10⁻² मोल्स। ये H3O प्लस, ये OH माइनस, which is in excess? OH माइनस आयन ज्यादा है और अपन सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सही है ना नव्या? OH माइनस और H3O प्लस सीधे सीधे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। मोल्स ऑफ OH माइनस जो बचेंगे वो है 2 × 10⁻² मिली मोल्स, ठीक है ना? और ये जो मिली मोल्स मिले हैं ये कितने वॉल्यूम में हैं? What is the volume of the final solution? 10 ml. 10 ml। तो कॉन्सेंट्रेशन हो गई 2 × 10⁻³ मोलर। यहाँ से POH और फिर pH तक पहुंच सकते हैं। POH के लिए माइनस लॉग फाइंड करिए, which comes out to be 3 minus log 2, 2.7, और pH कितना हो जाएगा? 14 में से सब्ट्रैक्ट करने पर 11.30, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कर लिया था संगम? सर बस मैं इसमें एक ये चीज पूछ रहा था कि हाँ, जब हम बाद में हमें पता चल रहा है कि जो एक्सेस में जितने हाइड्रोक्साइड आयन बचे रह गए हैं, फिर हमें उन्हीं की वॉल्यूम से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना था, फिर टोटल सोल्यूशन के उससे? टोटल सोल्यूशन से, क्योंकि मिक्सिंग के बाद तो ये OH माइनस आयन सिर्फ 6 ml में थोड़े ही हैं, ये मिक्स हो चुके हैं ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है? 10 ml। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में है उससे ही डिवाइड करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ 10 ml हो चुका है, ठीक है। 17th question, which of the how many of the following compounds exhibit stereoisomerism? बता पाओगे? चलिए वन बाय वन बनाते हैं। 2-hydroxypropanoic acid, सेकेंड वाला 2-methyl-but-1-ene, थर्ड वाला butane 2,3-diol, fourth is 3-methyl-butanoic acid, fifth is butane 3-methyl-butane, sixth is 2,3-dichlorobutane, seventh is 2-bromo-3-methylpentane, 2-bromo-3-methyl, and eighth is 2-methyl-butanoic acid. चलिए बताइए किस किस में स्टीरियोआइसोमेरिज्म होगा? या फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में होगा? यस सर। कायरल सेंटर। या सेकंड वाले में होगा? नहीं, नो सिस ट्रांस, नो स्टीरियोआइसोमेरिज्म, नो एनेंशियोमेरिज्म। क्या थर्ड वाले में होगा? थर्ड वाले में हो सकता है, मीजो कंपाउंड भी बन सकता है, मीजो भी बन सकता है और कायरल भी बन सकता है, क्योंकि इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों सेम साइड पर हैं या ऑपोजिट साइड पर दिखते हैं।
अगर ये सेम साइड पर दिखेंगे तब तो ये कायरल हो जाएगा, ऑपोजिट साइड पर दिखेंगे तो अकायरल हो जाएगा। पर ये शो तो कर सकता है इस स्ट्रक्चर में। सिर्फ इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ वाले में एग्जिस्ट करेगा क्या? यस सर। नहीं, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। फिफ्थ वाले में एग्जिस्ट करेगा क्या? sir. नहीं। सिक्स्थ वाले में Yes, sir. कर सकता है। सेवेंथ वाले में करेगा, Yes, sir. इसमें दो कायरल सेंटर्स हैं। और एट्थ वाले में भी कायरल सेंटर है, Yes, इसमें sir. भी करेगा। सो हाउ मेनी आर दीज? 1 2 3 4 5 5 केसेस में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following electrolytes will have maximum coagulating value for Ag, Zad, Ag plus Sol? Zad की आइडेंटिटी तो नहीं बताई है, पर इतना तो पता चल रहा है कि ये कौन से चार्ज का सॉल है? Positive. पॉजिटिवली चार्ज सॉल है। और पॉजिटिवली चार्ज सॉल को न्यूट्रलाइज करेंगे, सॉरी कोएगुलेट करेंगे, हाँ न्यूट्रलाइज भी करेंगे एनायंस। तो यहाँ से एनायन आ रहा है S2 माइनस, यहाँ से PO4 3 माइनस, यहाँ से सल्फेट आयन, यहाँ से क्लोराइड आयन। ध्यान से इन दो शब्दों में भी फर्क करना सीखो, कोएगुलेशन पावर, फ्लॉकुलेशन पावर एंड फ्लॉकुलेशन वैल्यू। पावर किसकी ज्यादा है इन सब में? Phosphate. Power सबसे positive. पावर किसकी ज्यादा है? फॉस्फेट आयन की। और पावर किसकी सबसे कम है? Chloride. Yeah, क्लोराइड आयन की। जिसकी पावर, कोएगुलेशन पावर कम होती है, उसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा होती है, उसके मोल्स ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, मिली मोल्स पर लीटर। इसी को फ्लॉकुलेशन वैल्यू बोलते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में आपको केयरफुली डिफरेंस करना होगा, आसानी से कंफ्यूजन हो सकता है और गलत आंसर भी मार्क हो सकता है। मैक्सिमम कोएगुलेशन वैल्यू क्लोराइड के लिए मिलेगी क्योंकि इसकी कोएगुलेशन पावर मिनिमम है। ठीक है। 19th क्वेश्चन में हम क्या करवाना चाह रहे हैं? ये तो ट्राइक्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अपन इसका सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन अगर हो गया, 3 बार सब्स्टिट्यूशन हुआ तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड या बेंजोएट आयन आ जाएगा। एक तरह से ये सोच लो कि Cl हट के OH 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 लग रहा है, इफेक्टिवली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और फिर इसमें एक्वस मीडियम में इसको एसिडिफाई भी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आगे की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो बेंजोइक एसिड में इसको बदला, फिर अमोनिया के साथ हीट किया, Br2NaOH से भी रिएक्ट करवा रहे हैं। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड की डायरेक्शन में जा रही है। ब्रोमीन NaOH से रिएक्शन करवा के डिग्रेडेशन हो जाएगा कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, एक कार्बन कम हो जाएगा एंड वी विल गेट एनिलीन और बेंजामीन। और एनिलीन के बारे में हम जानते हैं ये हाईली रिएक्टिव रिंग होती है। ब्रोमीनेशन कर रहे हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपन यही मानेंगे कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो रही है और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। 20th क्वेश्चन एक बार पढ़िए और अपने डिसीजंस लीजिए क्विकली। ये देखते हैं, ऑक्सलेट लिगैंड है इसमें, ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3, ये एनायन है। क्या इसमें नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं? केवल और केवल, बिल्कुल सही। ऑक्सलेट आयंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज +3, सही है। चार्ज बैलेंसिंग से ये बात समझ में आ रही है। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाट डू यू थिंक? अगर इस तरह के बायडेंटेट लिगेंड्स लगे रहते हैं 3, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, चाहे वो इथिलीन डायमीन हो या ऑक्सलेट हो। तीनों के तीनों बायडेंटेट लगे हुए हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं। ड्यू टू केलेशन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। सही लिखा है? Yes, sir.
डेफिनेटली रिंग फॉर्मेशन स्टेबलाइज करता है. इट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. व्हाट डू यू थिंक? नो, enantiomerism, optical isomerism. It is octahedral with D2sp3 hybridization. क्या लगता है? सही. इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. कोबाल्ट के लिए +3 स्टेट में इवन ऑक्सीजन डोनर्स जो होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं. तो हेक्सा एक्वा भी रहे या फिर ऑक्सिलेट भी रहे तो भी ये इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है. D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में प्रिसाइज एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्स के लिए. आप देख लेना. सभी ऑक्सिलेट लिगेंड्स को अगर इथिलीन डायमीन से रिप्लेस कर दें तो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. व्हाट डू यू थिंक? false. तो फॉल्स है. करेगा, तब भी करेगा. 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. 21st क्वेश्चन. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है. मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन किस पीएच वैल्यू पर प्रेसिपिटेट करवाना शुरू करेगा? तो प्रेसिपिटेशन शुरू करवाने के लिए अपन QSP को KSP के बराबर मान लेंगे. Mg2 प्लस इंटू OH माइनस का स्क्वायर इस KSP. ठीक है. Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है. OH माइनस की यहाँ से फाइंड करेंगे. KSP 1 × 10⁻12 है. बस उसके बाद तो बहुत आसान है. OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से 1 × 10⁻5 मोलर आ रही है. इतनी कम से कम होनी चाहिए तब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा. तो बताओ POH कितना हो जाएगा? डायरेक्टली बता सकते हैं क्या? 5. और pH कितना हो जाएगा? 9. 9. इस लिमिटिंग केस के लिए pH वैल्यू है 9. So this was not very difficult. सर आगे एक बार बढ़ते हैं. फिर से दिखाऊंगा सर. कोई प्रॉब्लम है? सर मैं एक बात कह रहा था. हाँ बोलो. अभी हमने जैसे इस क्वेश्चन में देखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP इतना कम है और इससे पता चल रहा है कि ये काफी वीक बेस है. हाँ, माइल्ड बेस और है. अभी ऊपर जो एक क्वेश्चन था जिसमें हम ये एनिलीन फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था फिर ब्रोमिनेशन वाला, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ था. तो क्या उस टाइम फिर हमने उसको बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस ट्रीट कर लिया कि वो तीनों क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट कर देगा? तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है पर वाटर सॉल्युबल तो ज्यादा है. ठीक है. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वाटर में कम डिसॉल्व होता है. वैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो एम्फीप्रोटिक होता है, सिर्फ बेस नहीं होता. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पैरिंगली सॉल्युबल है. नीचे की तरफ आने पर सॉल्युबिलिटी फिर बढ़ती जा रही है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके मुकाबले ज्यादा सॉल्युबल है. स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड और भी ज्यादा सॉल्युबल है. बेरियम हाइड्रोक्साइड और भी ज्यादा सॉल्युबल है. इन हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप आने पर इंक्रीज हो रही है और इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड है. वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी अपन स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में ही रखते हैं. अच्छी खासी OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये भी क्रिएट कर सकता है. प्रायर नॉलेज पे तो फिर ऐसा लगता है कि कोई दूसरे ही रिएक्शन की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो फिर मैं इसको छोड़ ही देता हूँ. हाँ, लेकिन आगे वाले ऑप्शंस, आगे वाला सीक्वेंस पढ़ के कभी कभी अंदाजा लगना चाहिए कि किस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ रही है, क्या करवाना चाह रहा है. तो वो चीजें अपन कई बार जज कर सकते हैं. Yes, sir. हर चीज हमारी पहले से देखी हुई हो या जरूरी नहीं है. ऑप्शंस का यूज करना, सीक्वेंस का यूज करना, ये भी आना चाहिए. ऑप्शन से भी कई बार हिंट मिलता है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ऑप्शन से ही हिंट लेने की कोशिश करें. डायरेक्टली भी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. चलिए. An ideal mixture of two liquids A and B is put in a cylinder containing piston. Piston is pulled out isothermally so that the volume of the liquid decreases. पिस्टन को बाहर की तरफ पुल करने से वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि पिस्टन जब बाहर की तरफ पुल करेंगे तो अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा. गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर कम होगा. लेकिन वेपर प्रेशर एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स्ड ही होता है. ये बात समझते हो ना? जैसे वेपर प्रेशर मान लो 0.1 एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है
अब अपन पिस्टन को ऊपर लेते जा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फिर लिक्विड उतना ही वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए और ज्यादा इवेपोरेट होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सेम वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए लिक्विड अब ज्यादा इवेपोरेट होगा, और ज्यादा इवेपोरेट होगा तो लिक्विड का खुद का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ताकि सेम वेपर प्रेशर मेंटेन रह सके। ये बात समझ में आ रही है डी ऑन? Yes, sir. इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि negligibly small amount of the liquid was left and mole fraction of A in vapor is 0.4. PA naught और PB naught दे रखे हैं. Which of the following is the total pressure at which the liquid is almost evaporated? इतनी सारी कहानी के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना एक्चुअली बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए ही नहीं थी। इसमें अपन को A का मोल फ्रैक्शन दे रखा है वेपर फेज में, PA नॉट दे रखा है, PB नॉट दे रखा है। क्या इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपन टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं? यस सर। अच्छा, A का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में दे रखा है, ध्यान रहे, तो YA की वैल्यू 0.4 है, तो बताओ YB की वैल्यू क्या होगी? 0.6। एक फॉर्मूला मैंने क्लास में लिखवाया हुआ है, शायद आप लोग याद कर पाओ। 1/P total is equal to YA upon PA naught plus YB upon PB naught। गैस फेज के मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर तक पहुंचने का ये फॉर्मूला है। और अगर आप ये भूल भी जाओ तो इससे पहले का एक फॉर्मूला होता है YA is equal to XA PA naught upon P total, YB is equal to YA XB PB naught upon P total। क्या इन दो फॉर्मूलाज की मदद से आपको YA YB पता है, PA नॉट PB नॉट पता है? क्या आप समहाउ P टोटल फाइंड कर पाओगे? कर सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको यूज करके बताइए कितना आ रहा है। 1/P टोटल, YA की वैल्यू 0.4, PA नॉट भी 0.4 एटमॉस्फेयर, YB की वैल्यू 0.6, PB नॉट की वैल्यू 1.2, तो आप देखेंगे 1.5 आ जाएगा। P टोटल इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 एटमॉस्फेयर, 0.667। समझ में आ रहा है ये? चलिए 23rd क्वेश्चन ट्राई करें एक बार। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास 180 है, उसको एसाइलेट किया, एक कंपाउंड मिला उसका मॉलिक्यूलर वेट 390 है, तो कितने अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट थे उस कंपाउंड में जिसका एसाइलेशन किया गया या एसिटाइलेशन किया गया? तो क्वेश्चन क्या हिंट दे रहा है कि उस ओरिजिनल कंपाउंड में अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट थे, अमीनो ग्रुप्स। तो अमीनो ग्रुप्स मान लो किसी कार्बन पर लगे हुए थे, अमीन ग्रुप्स, और इसकी CH3COCl से रिएक्शन कराई, क्या आप बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिटाइल। हाँ, एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, अमाइड बन जाएगा एसेंशियली, इस तरह का अमाइड। और इस प्रोसेस में किस चीज का लॉस होगा? HCl। HCl का लॉस होगा। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ, ओरिजिनल कंपाउंड में क्या बदलाव आया? एक H हटा है, एक H हटा और उसकी जगह कौन सा ग्रुप आ गया? CH3C डबल बॉन्ड O। एक H हटा और एक CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ गया। तो इस मॉलिक्यूल से यहां तक आने पर मास में कितना बदलाव आया? फॉर द एसाइलेशन ऑफ वन अमीनो ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप का एसाइलेशन करें तो चेंज इन मास कितना आता है? क्या आप बता सकते हो? ये चीज जुड़ी और एक हाइड्रोजन कम हुआ, पहले तो बताओ इस एसिटाइल ग्रुप का मास कितना होता है? 43। अगर आप फाइंड करोगे तो ये 43 आ रहा है, 43 जुड़ रहा है और 1 रिमूव हो रहा है, तो 42 यूनिट्स का चेंज आएगा।
ये बात समझ में आ रही है क्या? 2 कार्बन एटम्स 24, 3 हाइड्रोजन एटम्स 27, 1 ऑक्सीजन एटम 43 यूनिट आके जोड़ा, 1 यूनिट निकल गया, 42 यूनिट्स का चेंज आया एक अमीनो के एसाइलेशन से। अब आप देखो टोटल चेंज कितना आया है, चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है? 210 यूनिट्स। एक अमीनो ग्रुप्स के एसाइलेशन से इतना चेंज आता है, टोटल चेंज इतना आया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितने अमीनो ग्रुप्स थे उस मॉलिक्यूल में? 5. नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स 210 का चेंज आया है और 1 यूनिट पर एसाइलेशन होने से 42 का चेंज आता है। इसका मतलब 5 जगह ऐसा एसाइलेशन हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है क्या नव्या? तो ये थोड़ा केयरफुली करने का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है पर अच्छा है। 24th क्वेश्चन, डेल्टा जी फाइंड करना है। ये कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हैं, डेल्टा जी नॉट दे रखा है। तो ये तो स्ट्रेट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है, डेल्टा जी नॉट 26.81 किलो जूल पर मोल। क्या आपको याद है मैंने इस फ्रंट वाले नंबर की क्या वैल्यू बता रखी है? कलेक्टिव वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर 5.705 किलो जूल्स, और Q में ये नंबर्स आएंगे NH4 प्लस OH माइनस NH3। इन सब की कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। 2 into 10 to the power minus 3, 2 into 10 to the power minus 3 upon 0.05। कर लोगे कैलकुलेशन? जब आप लोग ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा, करके देख लेना आप। अप्रोक्सीमेटली 3.44 किलो जूल्स पर मोल के आसपास। बस एक लॉग कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। चलिए 25th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉग ऑफ x बाय m और लॉग ऑफ p का ग्राफ ड्रॉ किया। ये कौन सी कहानी की बात हो रही है? ये वही एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है, और स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। जब प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर है और फ्रेंडलिक पैरामीटर k 10 है, तो आपको बताना है कि कितना सॉल्यूट एड्सॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। याद करो, फ्रेंडलिक आइसोथर्म के लिए एक्सप्रेशन था x by m is equal to k p to the power 1 by n। log लिया तो ये बन गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब ये बताओ 45 डिग्री एंगल का मतलब क्या होता है? अगर कोई स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पर इंक्लाइंड हो तो इसका स्लोप बता सकते हो क्या होगा? 1. स्लोप 1 होगा, और स्लोप ये है, मतलब n की वैल्यू 1 है, जो कि लिमिटिंग केस में होती है, लो प्रेशर्स पर होती है। याद है ना ये बात? हाई प्रेशर्स पर 1 by n 0 हो जाता है। चलिए, तो n की वैल्यू 1 है और बोल रहा है फ्रेंडलिक पैरामीटर k जो है वो 10 है, k की वैल्यू 10 है। तो बस k की वैल्यू 10 मिल गई, n की वैल्यू 1 मिल गई, तो x by m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? प्रेशर बोल रहा है 0.5 है, 0.5 to the power 1 हो जाएगा फाइंड। x by m की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एड्सॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये क्वेश्चन करना समझ में आ रहा है? इसमें लॉग का कोई यूज नहीं है,
कोई यूज नहीं है सच। अगर आप जबरदस्ती लॉग में एंटर करना चाहो तो बात अलग है। log 5 का कोई यूज नहीं है सच। हाँ संगम बोलो। सर इसमें तो बोल रखा है कि k की वैल्यू 10 है, तो फिर log k तो उस हिसाब से 1 हो जाएगा। हाँ log k 1 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ ना, ओके ओके अपन को x by m फाइंड करना था, ठीक है। ठीक है सर। चलिए दैट्स इट, ये थे आज के क्वेश्चंस। आपने अटेम्प्ट किए थे क्या पहले से? नहीं किया तो साथ में भी कर सकते हैं। दैट आल्सो गिव्स यू एन आइडिया ऑफ हाउ एक्यूरेटली यू आर थिंकिंग अलोंग विद मी। और कहीं मैं गलती करूँ तो आप भी मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते